नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। हम इनसे विशेष रूप से बात करेंगे राहुल गांधी की बदलती हुई छवि के संदर्भ में और उस संदर्भ में जो शंकाएं या जो सवाल या जिस तरीके की संभावनाएं सामने आ रही हैं, उस बारे में। कार्यक्रम का पैटर्न यही होगा कि सबसे पहले अभय जी बातचीत की शुरुआत करेंगे। मुख्य रूप से सवाल जवाब भी विनोद जी और अभय जी के बीच में ही होगा। अगर मेरे कुछ प्रश्न होंगे तो मैं जरूर बीच में वो प्रश्न करने की कोशिश करूंगा। अब सर आप बातचीत की शुरुआत करें। आ, धन्यवाद कमल। दोस्तों, आज नई परख के मंच पर मैं अपने बहुत ही पुराने दोस्त, बहुत नजदीकी दोस्त विनोद अग्निहोत्री को पेश कर रहा हूं। विनोद जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि पहली बार विनोद जी आ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में दो बातें मैं जरूर कहूंगा। मैं मानता हूं कि इस देश में जो पत्रकार हैं और जो आलोचनात्मक मानस के धनी हैं, आजकल मैं व्यंग से मैं ऐसे पत्रकारों को पुरानी चाल का पत्रकार कहता हूं, क्योंकि आजकल आलोचनात्मक मानस के धनी पत्रकार रह नहीं गए हैं। लेकिन विनोद जी उन्हीं पत्रकारों में से एक हैं। उनका कहना है कि सरकार की आलोचना करना निंदा नहीं, आलोचना करना हर पत्रकार का पत्रकारिता संबंधी धर्म है और उसको हमेशा निभाना ही चाहिए। विनोद जी संस्थागत रूप से अमर उजाला दैनिक से जुड़े हैं, उसके राजनीतिक संपादक हैं और आज की बातचीत के बाद भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कभी कभी नई परख के मंच पे आकर नई परख के दर्शकों के लाभार्थ भी कुछ बोले। तो विनोद जी, आज चर्चा का जो उद्देश्य है वो बहुत संक्षेप में अगर कहूं तो वो ये है कि राहुल गांधी की छवि इस समय किस दिशा में जा रही है। उनकी छवि का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि बीच में ठिठका हुआ है। संदर्भ ये है कि राहुल गांधी की छवि सुधरनी शुरू हुई उनकी भारत जोड़ो यात्रा से। फिर बीच में जब कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव हारा, महाराष्ट्र का चुनाव हारा, झारखंड का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सहयोग, कांग्रेस के गठजोड़ में जीत गया। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो उछाल एक आया था विपक्ष की राजनीति में, वो मंद पड़ने लगा। उसी के साथ साथ राहुल गांधी की छवि भी ऐसा लगा कि बीच में उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो रुक गई है। लेकिन जब से उन्होंने 7 अगस्त को इंदिरा भवन में एक अपनी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब वोट अधिकार यात्रा बिहार में कर रहे हैं, कुछ उम्दा किस्म के उन्होंने भाषण दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी करें कि राहुल गांधी की छवि इस वक्त किस दिशा में है और वो देश की राजनीति का जो क्रम है उस क्रम में हम उसको कहां पर स्थित पाते हैं। सबसे पहले तो अभय जी आपका और कमल नयन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे भी बुलाने का मौका दिया, बुलाया और आपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। अभी आपने पत्रकारिता के धर्म की बात की, तो आपको बताऊं आज ही मैंने अपने एक कार्यक्रम मैंने अपना जो है शुरू किया है। अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन आज उसकी एक बुनियाद रखी है, एक पायलट उस पर शूट किया था आपके कार्यक्रम आने से पहले, वो धर्म क्षेत्र करके। तो उसमें मैं धर्म से जुड़े हुए विषयों पर बात करने की सोच रहा हूँ, विशुद्ध धर्म के मुद्दों पर। और उस पर मैंने आज जो पहला उसका एपिसोड था उसमें यही बताया कि धर्म क्या है, सैनिक का क्या धर्म है, राजा का क्या, शासक का क्या धर्म है, उसमें पत्रकारिता का धर्म भी है। तो धर्म आपने जो कहा वही बात आज मैं एक एपिसोड में कह चुका हूँ, जल्दी वो आपके सामने आएगा एडिट होकर के, क्योंकि वो पहला एपिसोड है। अब मैं आपके इस विषय पर आता हूँ, राहुल गांधी को लेकर के। देखिए, राहुल गांधी की छवि पर जब पहले जिस तरह ग्रहण लगाया गया वो बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर ये आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से और तमाम सारे जो प्रगतिशील तबके हैं या गैर भाजपा बुद्धिजीवी हैं, सब लोग हैं, उनकी तरफ से आरोप लगता है कि उनकी छवि को जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए लोगों ने और उनके IT सेल ने खराब किया। मेरा थोड़ा इसमें अलग मानना है। शुरुआत दरअसल राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कांग्रेस के भीतर से ही हुई थी। और जब राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति में आए और जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तो जो कांग्रेसी नेता थे, पुराने कांग्रेसी, जो यथास्थितिवादी कांग्रेसी, जो मतलब नेता के दम पर मलाई खाने वाले कांग्रेसी, सत्ता की मलाई ज्यादातर, और जिनकी आदत थी कि नेहरू गांधी परिवार के आगे पीछे घूमो, चमचागिरी करो, उन्हीं सारे काम बनाओ, तो उनके मन में था कि राहुल गांधी आ गए, सोनिया गांधी के बेटे हैं, अब तो अगर तमिलनाडु में भी अगर कुछ करवाना है तो राहुल गांधी से बोल दो, केरल में करवाना है, पंजाब में करवाना, राहुल गांधी करेंगे, जैसे इंदिरा जी के मानो संजय जी करते थे या राजीव जी करने लगे थे। राहुल गांधी का स्वभाव थोड़ा सा अलग किस्म का है। उनकी एक
उनका एक स्वभाव है कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सिर्फ वही काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो जब ये कांग्रेसी नेता अपनी तमाम शिकायतें लेके, अपनी तमाम गुटबाजी की बातें लेकर के, एक दूसरे की चुगलखोरी की बातें होती है, दरबारी किस्म की राजनीति होती है, राहुल गांधी के पास जाते थे तो राहुल गांधी उनको बड़ा बेरुखी से वापस कर देते थे और कहते थे कि आप जाके कांग्रेस अध्यक्ष से बात करिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए या अपने प्रभारी से बात करिए, ये मेरा काम नहीं है। और कई कई बार वो मिलने से भी इनकार कर देते थे। तो एक छवि ये बनी कि भाई ये तो अजीब किस्म का आदमी है, ये सोनिया गांधी के बेटे हैं, लेकिन कहते कुछ करूंगा ही नहीं। वो कहते हैं मैं अमेठी का सांसद हूँ, मुझसे अमेठी की समस्या लेके आई, अमेठी के लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं पर बात करूंगा, मैं तो वहीं का सांसद हूँ। तो वहां से उन नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में जिसको मिस इन्फॉर्मेशन है पार्टी के अंदर करना शुरू किया। उसके बाद जब राहुल गांधी एनएसयूआई और कांग्रेस के इंचार्ज बने, जनरल सेक्रेटरी बने, और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने, तो उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग शुरू किया। और देखिए, आप तो खुद चूंकि इतने विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सामाजिक समाजशास्त्री भी हैं, और आप जुड़े रहे हैं सीएसडीएस जैसी संस्था से, अखबार से, और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम सबकी आस्था है। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकतंत्रीकरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में जो पदाधिकारी हैं वो नॉमिनेट नहीं होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। वो पार्टी के भीतर उनका चुनाव होगा, जो जैसे ब्लॉक प्रदेश कांग्रेस, यूथ कांग्रेस है, प्रदेश एनएसयूआई है, तो वहां के जो डेलीगेट हैं वो चुनेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा चुना जाएगा। उसके बारे में नेता लोग अपने अपने आदमियों को पोस्ट करते थे। तो आदर्श रूप में बड़ी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि भाई संगठन के भीतर लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। ये उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से प्रयोग किया। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस प्रयोग को असफल करा दिया। उन्होंने क्या किया कि इसको जो है गुटबाजी में बदल दिया, और जब चुनाव होने लगे इस तरह, तो वहां गुटबाजी शुरू हो गई, और गुटबाजी को इतना बढ़ाया और आके बार बार कहा कि इससे तो पार्टी बढ़ जाएगी, यूथ कांग्रेस टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, एनएसयूआई खत्म हो जाएगी, गुटबाजी, और कुल मिला के वो प्रयोग विफल कर दिया गया राहुल गांधी का। उसके बाद राहुल गांधी ने 2013 के चुनाव में 2014 के चुनाव में कहा कि भाई टिकट देंगे, कुछ पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, प्राइमरीज, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में प्राइमरीज के जरिए कैंडिडेट का चयन होता है, वैसे हम कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे लेंगे जहां हम प्राइमरी टाइप चुनाव कराएंगे कि प्रत्याशी कौन हो पार्टी के भीतर, और फिर टिकट देंगे। बड़ा अच्छा प्रयोग था ये, लेकिन उसको भी मतलब पलीता लगा दिया गया दिग्गज कांग्रेसियों के द्वारा। और कुछ कांग्रेस के जो नेता नेपथ्य भी चले गए, या कुछ तो संसार में भी नहीं है, उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी के बारे में ये प्रचार किया कि बहुत ही रिलेक्टेंट है, जब चाहते तब चले जाते हैं, कुछ इनको जो है मतलब नहीं है, जबरदस्ती सोनिया जी ले आई है इनको, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते। कुल मिला के उनकी जो है छवि वहां से बिगड़नी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही थी। अच्छा, राहुल गांधी भी खिन्न हो गए इस तरह से। वो सोनिया गांधी के पास जाते थे, कांग्रेस अध्यक्ष थी, उनकी माँ थी, उनसे कुछ बात करते थे तो वो रिलेक्टेंट हो जाती थी, अपने पुराने चीफ सिपहसालार थे, उनके बारे में कोई कार्यवाही करने से। तो बीच बीच में राहुल गांधी खिन्न होकर के इसीलिए विदेश चले जाते थे, और रूठने वाली स्थिति थी उसने, और उनकी छवि को मजबूत किया कि वो तो बिल्कुल रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। और काफी इसको फिर बीजेपी ने और विरोधियों ने लपक लिया। और फिर उसके बाद 2014 का चुनाव जब कांग्रेस हारी और यूपीए, तो सारा ठीकरा फोड़ दिया गया राहुल गांधी के सिर पे 44 सीटों का, जबकि वो हार राहुल गांधी की नहीं थी, वो यूपीए सरकार की हार थी। और यूपीए सरकार के अंदर जो कमियां थी, और जो पॉलिसी पैरालिसिस था, और जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसमें से यूपीए सरकार हारी थी। लेकिन राहुल गांधी को थूक दिया गया, और कुल मिला के राहुल गांधी की छवि एक हारे हुए नेता की बना दी गई। और फिर उनके मीम्स, उनके बारे में पप्पू वाली छवि, सब पूरा फिर तो विरोधियों ने लपक दिया। लेकिन शुरुआत इसी कांग्रेस के भीतर से हुई थी। और देखिए भाई जी, आपके बारे में अगर मैं कहूं तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपका कोई विश्वस्त कर्मचारी जो परसों से आपके साथ रह रहा हो, वो कहे आगे कि अरे भाई जी तो ऐसे है, तो लोग मान लेंगे, अरे ये तो घर का आदमी है, ये कह रहा है। तो वही स्थिति हुई राहुल गांधी के साथ। उसके बाद जब राहुल गांधी का ये सारा हुआ प्रकरण, अब वो लंबी कहानी और है। बाद में जब वो पार्टी अध्यक्ष बने तो उन्होंने मेहनत की। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने, आप देखिए उस साल, जिस साल 2018 में पार्टी अध्यक्ष बने थे, गुजरात में 2017 में वो कांग्रेस को, वो बीजेपी को 99 सीटों पर लेके आए। इतना सघन प्रचार किया मोदी जी को, उसमें पूरी ताकत लगानी पड़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीन के तीनों राज्य 2018 में कांग्रेस जीती, लेकिन उसका श्रेय किसी ने राहुल गांधी को नहीं दिया। हार का सारा ठीकरा राहुल गांधी पे फूटा, लेकिन उस जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं दिया गया। वो कहीं अशोक गहलोत को दे दिया गया, कहीं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया को दे दिया गया, और कहीं दे दिया गया भूपेश बघेल को, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिला। और जब वो पार्टी हारी तो फिर राहुल गांधी पे आ गया।
तो कुल मिला के ये राहुल गांधी के साथ एक तरह से जाति मीडिया ने भी की, विश्लेषकों ने भी की, और उनकी पार्टी ने भी की, और विपक्ष तो कर, जो विरोधी है वो तो करेंगे ही। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा कदम था राहुल गांधी का जो सीधे जनता से जुड़ने का था। उनको ये महसूस हो गया कि पार्टी का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ, मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वैसे ही पुराना सड़ा गला तंत्र है जो सत्ता की भलाई चाहता रहा है, तो विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, सड़क पर स्ट्रीट फाइटिंग की आदत नहीं है, तो वो सीधे उतर पड़े जनता के बीच में। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने करके दिखाया, उसका नतीजा ये हुआ राहुल गांधी की छवि बदली, एक जमीन से जुड़े हुए नेता की, एक ऐसे नेता की। और मुद्दा भी उन्होंने वो उठाया जो सांप्रदायिक नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो पूरा माहौल था, उसके खिलाफ जब देश में एक घुटन सी महसूस हो रही थी, तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लोगों का डर जो था वो निकला। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने उनका समर्थन किया। फिर उन्होंने मणिपुर से मुंबई की भी यात्रा की, और नतीजा नतीजा ये निकला कि लोकसभा में 99 सीटें आई कांग्रेस की, अगर पप्पू यादव को जोड़ दे 100 हो गई। कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी, और कांग्रेस की एक लगा कि कांग्रेस लौट रही है। लेकिन जो आपने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद जो छवि बनी वो फिर गड़बड़ा गई हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में तो विशुद्ध रूप से हरियाणा की जो, वो मैं उस पर नहीं जा रहा जो आरोप चुनाव आयोग पे लग रहे हैं, मैं तो कांग्रेस के संगठन की जो गुटबाजी और परेशानियां थी, हुड्डा और शैलजा और इनकी सबकी, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस 17-18 सीटें बिना मतलब में हार गई, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वो चुनाव हार गई। महाराष्ट्र के अलग कारण रहे होंगे। उससे थोड़ा राहुल गांधी की छवि कमजोर हुई, और ये मौका लगा कि भाई वो तो झटके में लोकसभा में संविधान वाले मुद्दे पर जो है लोग गुमराह हो गए इस तरह से। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे को छोड़ा नहीं, और जाति जनगणना पर इतना आक्रामक उनका रवैया रहा कि सरकार को खुद मजबूर होकर के जाति जनगणना की बात माननी पड़ी, जिसको उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था लोकसभा में कि मैं इसी सरकार से जाति जनगणना करा के रहूंगा, और मान लिया उसको। मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि वो कराएंगे। संविधान वाला मुद्दा अभी भी है, और जो ये वोट वाला मुद्दा, मताधिकार यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये संविधान यात्रा का ही एक एक्सटेंशन है। और इस यात्रा से एक बार राहुल गांधी की छवि फिर से एक जमीन से जुड़े हुए आक्रामक नेता की बन रही है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उनके तमाम भाषणों को लेके या चुनाव आयोग पर जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं उसको लेके तमाम किंतु परंतु भी लगा रहे हैं। खासकर जो मुख्य धारा का मीडिया है वो जरूर उस पर बार बार रोज एक केस ले आता है और कोशिश करता है कि राहुल गांधी को झूठा साबित कर दे। लेकिन जिस तरह बिहार में रिस्पॉन्स मिल रहा है उस यात्रा को, उससे लगता है कि राहुल गांधी एक बार अपनी उस छवि को जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनको मिली थी वापस उस पर फिर लौट रहे हैं। विनोद जी, आपने जिस पहलू की तरफ ध्यान खींचा है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरा भी ध्यान उस पहलू की तरफ नहीं था। मैं तो सिर्फ यही देख रहा था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके ट्रोल्स ने और उनकी जो उनके जो मीडिया गिरोह है उनका, उसने राहुल गांधी का पप्पूकरण किया उनकी छवि का। लेकिन आपने हम लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने में कांग्रेस के भीतर से किस तरीके से तमाम तरह के तत्व सक्रिय थे, वो तत्व जो कि सत्ता की मलाई खाते जा रहे थे। यानी राहुल गांधी दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे, वो कांग्रेस के भीतर भी लड़ रहे थे और कांग्रेस के बाहर भी लड़ रहे थे। और जैसा कि आपकी बात से तस्दीक भी होती है, मैं भी ये सोचता हूं कि इस वक्त राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन के उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां उन्होंने कांग्रेस के भीतर वाले तत्वों को शायद अब अंतिम रूप से परास्त कर दिया है। अब उनमें इतनी दम नहीं रही है कि वो भीतरघात कर सकें, राहुल गांधी की पीठ में छुरा भोंक सकें, मीठी मीठी बातें कर सकें और कुल मिलाकर उनको नुकसान पहुंचा सकें। ये शायद पहलकदमी उनके हाथ से निकल गई है। और अब राहुल गांधी पूरी फोकस के साथ में जो बाहर की लड़ाई है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और इन लोगों की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई पर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अब जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा बहुत लोकप्रिय हो रही है, उसके जो नजारे आते हैं, उसके जो विजुअल्स आते हैं, दृश्य आते हैं, वो बड़े प्रभावशाली दृश्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, ये भीड़ क्या है? क्या ये भीड़ तेजस्वी यादव का जो संगठन राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार का सबसे शक्तिशाली संगठन है, मैं मानता हूं बिहार में सबसे शक्तिशाली संगठन आरजेडी ही है, न तो जनता दल यूनाइटेड उसका मुकाबला कर सकता है, न कांग्रेस उसका मुकाबला कर सकती है, अकेले दम पे पिछली बार चुनाव जीतते जीतते बचा था। तो क्या ये मुसलमान यादव और आरजेडी के समर्थकों का जमावड़ा है जो बहुत उत्साहित हैं, राजनीतिक रूप से दीक्षित हैं, हमलावर अंदाज में पहलकदमी के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं?
क्या ये जमावड़ा उन्हीं का है, या ये यात्रा कुछ ऐसे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है जो कि तटस्थ हैं, बीच में बैठे हुए हैं, न तो एनडीए की तरफ है और ना महागठबंधन की तरफ है, लेकिन सोच रहे हैं? क्या ये यात्रा उन लोगों के दिमाग में भी कोई हलचल मचाने में कामयाब है? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि जैसे आपने कहा ना कि पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने परास्त कर दिया है उन ताकतों को जो शुरू में उनके ऊपर भीतरघात कर रहे थे या उनको डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बहुत सारे नेता तो पार्टी से बाहर हो गए जो राहुल गांधी की राह पे नहीं चले, और यही आरोप लगाते हुए गए कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का बंटाढार हो गया है और कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं पा रही और बीजेपी में चले गए, ये कहते हुए। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कई नेता कांग्रेस के, कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया, ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ पा रही है और बीजेपी में ही चले गए या बीजेपी का संरक्षण ले लिया। भाई गुलाम नबी आजाद तो इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी पूरी राहुल गांधी पे, सारा ठीकरा फोड़ा था उन्होंने। तो और कुछ नेता ज्यादातर तो पार्टी छोड़ गए या जो पार्टी में रहे भी वो अब लगभग नेपथ्य में हो गए और अब वो निष्क्रिय हो गए, वो बहुत ज्यादा उसको उनका उनका महत्व रहा नहीं। और जो हैं उस युग के, उस दौर के इक्का दुक्का नेता, वो भी फॉल इन लाइन हो गए। अब उनको पता लग गया कि अब राहुल गांधी रोके रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सोनिया जी बिल्कुल नेपथ्य में चली गई, उन्होंने बैक सीट ले ली। और प्रियंका जी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा करने की बहुत कोशिश की गई, एक समानांतर सत्ता केंद्र बनाने की, लेकिन ये मैं समझदारी कहूंगा प्रियंका जी की भी, और उस तरह का समानांतर केंद्र बनने से इनकार कर दिया और वो बहुत सलीके से वायनाड से चुन करके आई और वो अपने सीमित भूमिका में ही, जो उनकी भूमिका है उसका निर्वाह कर रही है। यानी राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी कराने की जो कोशिश की जा रही थी पार्टी के भीतर, वो भी विफल हो गई है। और राहुल गांधी, मैं क्योंकि थोड़ा पुराने, राहुल गांधी ने अपनी की जो छवि निर्माण का काम शुरू हुआ, या राहुल गांधी के दो फैसले बड़े महत्वपूर्ण थे। वो उनसे बहुत, पहला फैसला ये था कि जब उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से और सोनिया जी कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष बनी, तो राहुल गांधी ने कहा था मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और न मेरे परिवार का कोई बनेगा। और इस बात पर लगभग 2-2.5 साल पार्टी के अंदर मंथन चलता रहा, पार्टी के लोग मनाते रहे राहुल गांधी को। ये भी बात हुई सोनिया गांधी जब छोड़े तो राहुल जी अगर नहीं बन रहे तो प्रियंका गांधी बन जाए, लेकिन राहुल ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं, उन्होंने फुट डाउन किया कि ना मैं बनूंगा ना मेरे परिवार का कोई बनेगा। और नतीजा ये हुआ कि फिर चुनाव हुआ, ये हुआ कि कोई गैर गांधी बनेगा, और उन्होंने फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी ने ही आगे किया। तो दो ये फैसले, खुद न बनना और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाना, ये राहुल गांधी के दो बड़े फैसले हैं जिन्होंने उनकी सत्ता को पार्टी के भीतर संगठन में स्थापित किया और लोगों को भी कहने का मौका दिया कि भाई कम से कम यार ये दो जो है फैसले। और उसके बाद फिर वो भारत जोड़ो यात्रा और सारी चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब बिहार की बात है, तो देखिए बिहार में क्या है कि बिहार में निश्चित रूप से आरजेडी का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन आरजेडी के साथ एक सीमाएं हैं। उसको एमवाई का जो है, चूंकि आप तो खुद समाजशास्त्री हैं, जानते हैं कि जो एमवाई का जो समीकरण है उसके आगे वो नहीं बढ़ पा रही है। और हमेशा चुनावी गणित में कोई 3 बड़े सामाजिक समूह एक साथ होने चाहिए जिनसे पार्टी सत्ता के करीब पहुंचती है। तो एमवाई की में तीसरा समूह कोई जुड़ नहीं पा रहा था। 2020 में यही हुआ। और जो बैगेज है जंगल राज का, पुराना लालू जी का, जिसको हमेशा एनडीए और बीजेपी और नीतीश कुमार सामने कर देते हैं, वो भी उसकी एक सीमा है। ऐसे में कांग्रेस जो 2020 में बहुत कमजोर स्थिति में थी, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार में जो संविधान बचाओ सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 या 7 सीटें लड़ी थी, जिसमें से 3 सीटें जीती और पप्पू यादव को मिला दे तो 4 हो जाती है, क्योंकि वो भी कांग्रेस में ही है, भले वो निर्दलीय सांसद है। उसका स्ट्राइक रेट यानी 7 सीटों में लगभग 4 सीटें जीतना, तो ये उससे उसका हौसला बढ़ा। उसके बाद राहुल गांधी ने बिहार को छोड़ा नहीं, लगातार चुनाव के बाद वो बिहार जाते रहे और बिहार में अपने संविधान बचाओ सम्मेलन करते रहे। अनिल जयहिंद नाम के सज्जन को, जो पुराने एक्टिविस्ट हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक समय में जनता दल में शरद यादव के साथ होते थे, उनके पिताजी आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, उनके बेटे बनाया अपनी सेल का और उनको जिम्मेदारी दी। अनिल जयहिंद ने जिस सुनियोजित तरीके से ईबीसी के बीच में जो बीजेपी और जेडीयू का वोटर है, खासकर जेडीयू का वोटर है, उसमें उन्होंने जो सेंधमारी की कोशिश की है, कि जो गैर यादव पिछड़ा तबका है, वो जो कि नीतीश कुमार जिस तरह कमजोर हो रहे हैं तमाम कारणों से, वो उस तबके को अपनी ओर खींचने की जो कोशिश की है, वो एक दूसरा जो बिहार में
एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश सिंह को, जो भूमिहार समुदाय से आते थे, उनको हटा करके राहुल गांधी ने दलित समाज से राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया, जो 2 बार के विधायक हैं। और ये उस समाज से हैं, दलितों में, जिस समाज से जगजीवन राम जी आते थे, मीरा कुमार जी आती हैं, और जो समाज कांग्रेस के बाद बीएसपी की तरफ चला गया था ज्यादातर, चूंकि ज्यादातर इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा है, उसको अध्यक्ष बना के उस वर्ग को भी कांग्रेस के साथ जोड़ने का एक बड़ा काम किया है। तो जो भीड़ आ रही है अभय जी, उसमें एमवाई तो है ही, आरजेडी का बेस, उसमें इस तबके के लोग भी हैं, जो ईबीसी और ये दलित समाज के लोग। ये एक एडिशनल मतलब अतिरिक्त जो है समाज, एक वर्ग है जो आ रहा है। अब ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं तब्दील होगा, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव का मैनेजमेंट भी होता है, प्रबंधन भी होता है। उस प्रबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की तरह बीजेपी के सामने टिक पाते हैं, वो भी देखना होगा। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं, ये एमवाई से इतर भी भीड़ आ रही है। ये एक राहुल गांधी की जो बिहार की रणनीति है उसका नतीजा है, क्योंकि वो लोग तेजस्वी को अभी उस जैसे जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है आप जानते हैं, वही बिहार में कि यादव का जो वर्चस्व है पिछड़ों में, उससे दूसरी पिछड़ी जातियां छिटकती हैं। लेकिन इस बार उनको जोड़ने का जो काम कर रही है कांग्रेस, वो एक एडिशनल ताकत मिल रही है। और अगर वो वोटों में तब्दील हो गई तो निश्चित रूप से महागठबंधन को इस यात्रा का फायदा मिल सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये भी एक नई बात है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से वहां पर संविधान बचाओ सम्मेलन किए, और वो कुल मिलाकर उस तबके को अपनी ओर खींच रहे हैं जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति है उसको अपने साथ नहीं जोड़ पाती है। अब यहीं पे मैं आपका ध्यान उस ओर खींचूंगा कि हर चुनाव में, हर मतदाता मंडल में कुछ वोटर ऐसा होता है जो तटस्थ होता है। मतलब वो वोटर किसी पार्टी की निष्ठाएं नहीं होती, पहले से तय नहीं कर लेता है कि भाई हमें कांग्रेस को ही वोट देना है, भाजपा को ही देना है, नीतीश को ही देना है, तेजस्वी को ही देना है। उनका वोटर नहीं होता है, वो आखिर तक सोच के वोट देता है। हर चुनाव में कुछ ना कुछ होता है, परिस्थितियों के मुताबिक कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ये वोटर जिधर शिफ्ट करता है, जिधर जाता है, दरअसल अक्सर देखा गया है कि अंतिम परिणाम में, अंतिम विश्लेषण में उधर पलड़ा झुक जाता है। और खासतौर से टक्कर जब कड़ी हो, बिहार में बड़ी कड़ी टक्कर होने वाली है, पिछली बार भी बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी। तो जो बीच का वोटर है वो ऐन मौके पर फैसला करेगा। तो उसको फैसला करने में इस जो वोट अधिकार यात्रा है, या इसी प्रकार के, अब तो क्या बिहार चुनाव बिल्कुल सिर पे है, अब क्या नया आंदोलन और क्या होगा, जो वोट अधिकार यात्रा है वो क्या भूमिका निभाएगी? देखिए भाई जी, बिहार में इस बार बड़ा दिलचस्प है। इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अलावा एक और नई ताकत प्रशांत किशोर की उभर के आई है। और प्रशांत किशोर उसी वोटर को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस, ना आरजेडी का है, ना एनडीए का है, ना महागठबंधन का है, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जो फिक्स नहीं है। प्रशांत किशोर की कोशिश उसी वोटर को टारगेट करने की है। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी उसी वोटर को टारगेट कर रही है कि भाई, क्योंकि वो एक ऐसा वोटर है। देखिए, हर पार्टी का, आप तो ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में, हर पार्टी का एक सॉलिड या फिक्स वोटर होता है जो किसी भी परिस्थिति में उससे दूर नहीं होता। तो आप देखिए, आरजेडी पर इतने आरोप लगे, लालू जी जेल गए, सब हुआ, सजा भी मिल गई उनको, सारी चीजें हुई, तेजस्वी पर आरोप लगे, पूरे परिवार पर आरोप लगे। आरजेडी का जो कोर वोटर है वो उससे अलग नहीं हुआ। बीजेपी की तमाम परिस्थितियों के बावजूद उसका जो है कोर वोटर उससे अलग नहीं होता। नीतीश कुमार तो कोर वोटर तो अलग नहीं होता, लेकिन उस कोर वोटर के अलावा जो वोटर है, जो कभी इधर कभी उधर है, उस पर कांग्रेस भी फोकस कर रही है और उस पर प्रशांत किशोर भी फोकस कर रहे हैं। ये एक लड़ाई इन दोनों के बीच में है और यही दोनों उसको लेने की कोशिश में है। अब वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मुद्दा तो उठाया है, लेकिन ये मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर पूरा हो जाने के बाद ये मुद्दा पूरे चुनाव तक चलेगा, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें जिनके वोट नहीं कटेंगे वो कहेंगे हमारा तो कटा नहीं, जिनके कट जाएंगे वो वोट देने के ही काबिल नहीं रहेंगे, तो उनका वो ऐसा नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक परसेप्शन लेवल पर फायदा हो सकता है इंडिया गठबंधन को। दो, पहला कि इस पूरी यात्रा से कांग्रेस का और आरजेडी का जो कार्यकर्ता था वो उत्साहित हो गया उसको, और वो एनर्जाइज हो गया, वो सड़क पर उतर आया। अब वो जगह जगह जो है लोगों के बीच में जा रहा है, एक बात। दूसरी, जो बहुत देर से जागता था पहले उसको जगा दिया इन लोगों ने। दूसरी बात ये है कि जब ये एसआईआर की लिस्ट आ जाएगी और अगर उसमें सब कुछ ठीक रहा और बहुत ज्यादा गड़बड़ियां नहीं हुई, तो महागठबंधन इस बात का श्रेय लेगा कि हमारे दबाव के कारण
वोट जो कथित रूप से वोट चोरी होने की हो रही थी वो हमने रोक दी। इसलिए चुनाव आयोग को जो है वो सब करना पड़ा जो हम कह रहे थे। आधार कार्ड भी मानना पड़ा, 65 लाख लोगों की सूची की सूची भी सार्वजनिक करनी पड़ी और लोगों की आपत्तियां भी लेनी पड़ रही हैं। और अब जो है तो उसका श्रेय महागठबंधन इस यात्रा को जरूर देगा कि इस यात्रा की वजह से ही वोट चोरी रुकी, जिसको वोट चोरी कहते हैं, जो मतदाता सूची गड़बड़ी है। तो ये एक उसको मिलेगा। और अगर बड़े स्तर पर मान लीजिए फाइनल जाने पर लोगों के वोट कटे फिर बनेगा तो उसका किस तरह से लाभ लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से इस मताधिकार यात्रा का हर राजनीतिक कार्यवाही का फायदा मिलता है किसी भी पार्टी को। अडवाणी जी को उनकी रथ यात्रा का फायदा मिला बीजेपी को, बीजेपी 2 सीट से लेके आज सत्ता में पहुंच गई और उस समय भी 88 और 88 के बाद 118 सीटें और फिर 183 सीटें वहां तक पहुंची थी। तो चंद्रशेखर जी को मिला अपनी यात्रा का फायदा, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिला, तो इस यात्रा का भी फायदा उनको मिलेगा। ये एक राजनीतिक कार्यवाही है किसी भी दल की, जो राजनीतिक कार्यवाही सीधे जनता से जुड़ने की होती है। मेरा तो अनुभव ये है कि उसको उसका फायदा मिलता है। अब उसका अधिकतम फायदा ये कैसे ले सकते हैं, ये इन दलों के चुनाव प्रबंधन पर और इनके नीचे के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा। विनोद जी, ये आखिरी प्रश्न है हम लोगों की आज की चर्चा का कि चुनाव प्रबंधन में टिकट बांटने की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव प्रबंधन का आगाज ही वहां से होता है। आप टिकट अगर ठीक से बांट दें तो उसके बाद काफी चुनाव प्रबंधन आपका आगे आसान भी हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी हार हुई, उसमें अखिलेश यादव के इस निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कहा कि यादव केवल 5 लड़ेंगे जी, बस, और लड़ेंगे ही नहीं। यादवों को टिकट ही नहीं दिया उन्होंने। तो उनके ऊपर जो यादव परस्ती का जो इल्जाम था, जो एक तरह से सही भी था, तो वो इल्जाम व्यवहार में उसका कोई महत्व नहीं रह गया। वो उस इल्जाम की हवा निकल गई व्यवहार में। उन्होंने केवल अपने परिवार के ही 5 लोगों को टिकट दिया, आप खुद को दिया, अपनी पत्नी को दिया और 2-3 लोगों को और दिया, और बाकी सारे टिकट उन्होंने कुर्मियों को दिए और कहीं किसी को दिए, कहीं किसी को दिए। इस तरह से अपनी प्लेट सजाई, जिससे लगा कि ये आदमी वास्तव में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को महत्व देने वाला नेता है। उसको पीडीए जो बनाया, हाँ पीडीए, उसका बहुत लाभ हुआ। उसको बाद में उन्होंने उसका सूत्रीकरण भी कर दिया पीडीए के रूप में, है। तो क्या इस तरह का कोई युक्ति, इस तरह का कोई रवैया तेजस्वी यादव को भी अपनाना चाहिए? हालांकि लोकसभा के चुनाव में ये रवैया अपनाना एक अलग बात है और विधानसभा के चुनाव में रवैया अपनाना एक अलग बात है। दोनों बातों में फर्क होता है काफी। लोकसभा में आप ये सब प्रयोग कर सकते हैं, विधानसभा में ये प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बारे में ये अंतिम प्रश्न है मेरे ख्याल से, इसके बाद हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। जी, एक छोटा प्रश्न मेरा नहीं भाई, देखिए अखिलेश जी ने 2 काम किए। एक काम तो उन्होंने ये किया जो आपने जिसका जिक्र किया, आपने चर्चा की कि उन्होंने बिल्कुल पार्टी पे जो यादववाद का ठप्पा था उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया। ये तो ठीक है, समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा जाता है और चूंकि अखिलेश जी खुद यादव समाज से आते हैं तो वो तो, लेकिन उसको बिल्कुल बहुत ही डाइल्यूट कर दिया उस पूरे मुद्दे को। आरोप लगाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि परिवार के उनके जो 5 लोग थे वही लड़े उसमें। एक दूसरा काम जो उन्होंने किया जिस पर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है, मैं बार बार उस समय भी ये कहता था जब आपके साथ जो चर्चा करता था लोकसभा चुनाव में, जो दूसरी बड़े बड़े मतलब जो अपने को मानते हैं कि पूरा वोट जो निषाद साहब हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये जो है ये बीजेपी के साथ थे। लेकिन उन्होंने जिला स्तर पर जो इन जातियों के दूसरे मजबूत नेता थे, सुखदेव राजभर जैसे, ओम प्रकाश राजभर, इस तरह के जो तमाम नेता थे, और मैं नाम गिना सकता हूँ निषादों में भी, उनको उन्होंने उन स्थानों पर खड़ा कर दिया, उनको उन्होंने एम्पावर कर दिया। तो क्या हुआ कि एक तरफ तो ऊपर उन्होंने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और यादव मुसलमान तो उनके साथ थे ही, ये जो अति पिछड़े वर्गों के जो स्थानीय नेता थे, आंचलिक नेता थे, और जो इन बड़े नेताओं के वर्चस्व से और एकाधिकार से त्रस्त थे, दुखी थे कि सब कुछ, क्योंकि ये भी तो अपने परिवार को इसे दे रहे हैं, संजय निषाद भी अपने परिवार को, ओम प्रकाश राजभर भी, अनुप्रिया पटेल भी, तो वो सारा परिवार में ही बटा हुआ है मामला। तो वहां से जो लोग निकले उन्होंने जो उन तबकों को जोड़ा, उसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला। यही प्रयोग तेजस्वी यादव को करना चाहिए बिहार के चुनाव में। और एक कदम बताता है शायद, अब पता नहीं उसके कारण क्या है, लेकिन एक कदम ये बताता है शायद इस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल बढ़ रहा है आगे। तेज प्रताप यादव को जो पार्टी से निकाला गया है, उनके तेजस्वी जी के बड़े भाई को लालू जी ने जो निकाला है, वो शायद एक संकेत है
कि एक दूसरा पावर सेंटर पार्टी के भीतर न रहे और जो दबाव डाले कि इनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, तो सब कुछ तेजस्वी के हाथ में एक जिम्मेदारी दे करके, और कोशिश यही होगी कि जो अति पिछड़े वर्गों के दूसरे नेता हैं वो उनको ज्यादा टिकट दिया जाए। कांग्रेस तो करने जा रही है, ये देखिए कांग्रेस ये काम करने जा रही है, क्योंकि मेरी बात अनिल जैन जी साहब से हुई और कांग्रेस के और नेताओं से भी हुई जो बिहार को देखते, उनका तो मानना है वो तो उनको जो सीटें मिलेंगी उनके हिस्से की, कांग्रेस उसमें अति पिछड़ों को पूरी तरजीह देगी। तो कांग्रेस तो करने जा रही है, और दलितों को तो खैर वैसे भी सुरक्षित सीटों पर उनको लड़ाई जाएगा, लेकिन वो कांग्रेस करने जा रही है। आरजेडी भी अगर ये करती है तो इसका फायदा उनको वैसे ही मिल सकता है जैसे अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिला था। अब कितना कर पाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी कितना करने देते हैं, कितना तेजस्वी कर पाते हैं, क्योंकि उनके अभी परिवार की बड़ी दिक्कतें है ना। मीसा भारती भी है और बहनें भी हैं, तेजस्वी भी है, तेज प्रताप बाहर हो गए हैं, लेकिन तमाम मतलब राबड़ी जी के भी कुछ वफादार लोग होंगे, कुछ लालू जी के होंगे बिरादरी के, तो बहुत स्थान है। पारिवारिक पार्टियों में दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी वो कितना कर पाए, अखिलेश जी ने किया, हिम्मत दिखाई। अगर वो हिम्मत तेजस्वी भी दिखाते हैं तो फायदा तो उन्हीं को मिलना है। अब कितना दिखा पाते हैं ये तो जब टिकटों का बंटवारा होगा तो पता लगेगा। हाँ, लेकिन कांग्रेस ये करने जा रही है, ये जो मुझे मेरी बात हुई है उसके हिसाब से। कमल, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं बस एक आखिरी सवाल के रूप में या टिप्पणी के रूप में भी आपसे ले सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि जो लोग ओबीसी तबके से हैं या एसटी तबके से हैं या एससी तबके से पढ़े लिखे लोग, और अगर वो बीजेपी के कैडर नहीं हैं, तो एक बात मैंने महसूस की है कि वो सभी लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी कम से कम ईमानदार हैं उनके कॉज को लेकर। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो छवि बदली है उसमें इस तत्व का भी बड़ा रोल है कि ये सारे तबके और इन तबकों के पढ़े लिखे लोग ये मानने लगे हैं कि ये एक ऐसा नेता है जो ओबीसी की बात ईमानदारी से रखता है, आदिवासियों की बात ईमानदारी से रखता है, दलितों की बात भी ईमानदारी से रखता है। और वो कांग्रेस नेतृत्व में जो बाकी लोग हैं, बड़े नेता, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। उनको कांग्रेस से काफी शिकायत है, पर राहुल गांधी के प्रति वे विश्वास बढ़ा है कि ये ईमानदार है। तो शायद राहुल गांधी की छवि बदलने में इस चीज का भी हम काफी महत्वपूर्ण स्थान देख सकते हैं। ये नहीं, बिल्कुल। देखिए ये कमल जी, ये याद करिए जब इंदिरा गांधी ने अपना पार्टी को से अलग हुई थी और इंडिकेट सिंडिकेट बना था, तो जो कांग्रेस के पुराने नेता थे नेहरू युग के, उन पर लोगों का विश्वास हट गया था और इंदिरा जी पे आके विश्वास जम गया था कि भाई ये महिला जो है ये हमारे कॉज को उठाएगी। तो वो जो वंचित तबके, दलित तबका और जो गरीब लोग थे, गरीब हिंदुस्तान के गरीबों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से हट करके इंदिरा गांधी पर आया था, और इसीलिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस फिर असली कांग्रेस बन गई। वही स्थिति राहुल गांधी ने क्रिएट कर दी। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी, राहुल गांधी ने पार्टी तो नहीं तोड़ी। हालांकि बहुत उनके ऊपर दबाव एक समय रहा, मुझे मालूम है कि बहुत लोग कहते थे राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए, तमाम नेताओं को, इन लोगों को पार्टी को तोड़ देना चाहिए, कई लोग कहा करते थे। राहुल गांधी ने पार्टी नहीं तोड़ी, लेकिन जो पुराने यथास्थितिवादी बड़े नेता थे जिनकी वजह से कांग्रेस अलोकप्रिय हो गई थी, उनको राहुल गांधी ने बड़े सलीके से धीरे धीरे महत्वहीन कर दिया। और दूसरी ईमानदारी की बात राहुल गांधी की यह है कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिछड़ों के सवाल पर कांग्रेस पार्टी की नीति अतीत में ठीक नहीं थी, और वो बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता राजीव गांधी ने जो मंडल आयोग का विरोध किया था वो उसको भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं वो गलत था। तो ये एक साहस की बात है, वरना कौन मतलब जो है अपनी पार्टी की पुरानी गलतियों को स्वीकार करे और अपनी पार्टी की जो है अपने पिता की भी स्टैंड को जो है कहे वो गलत था। तो ये एक बड़े राजनीतिक साहस की बात है जो राहुल गांधी ने दिखाया है, और यही वजह, ईमानदारी भी है इसमें। इसीलिए राहुल गांधी की ईमानदारी के प्रति किसी को शंका नहीं है। लोग इस पर कर सकते हैं हिसाब जल्दबाजी में है या बोलने में कभी ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर के विवाद हो जाता है, लेकिन उनकी ईमानदारी जो राजनीतिक ईमानदारी है उस पर किसी को संदेह नहीं है। यहाँ तक कि ये बात दबी जबान से उनकी विरोधी पार्टियों के लोग भी कहते हैं हम लोगों से निजी बातचीत में। वो अलग बात है कि प्रकट रूप से और व्यवहारिक रूप से वो विरोध करते हैं, लेकिन निजी बातचीत में कहते हैं कि कुछ भी हो ये व्यक्ति है ईमानदार अपने कॉज को लेकर के। तो ये तो राहुल गांधी की एक छवि बनती है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा न हो, लेकिन राहुल गांधी पे भरोसा बढ़ रहा है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो उनका विकास हुआ है, उसमें जो उछाल आया है, उसकी पूरी जो अंतर कथा है, जो कांग्रेस के अंदर भी घटित होती है और बाहर के सार्वजनिक जीवन में जहां वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं वहां भी घटित होती है, बहुत कुशलता के साथ आपने हमारे सामने रखी। मेरे ख्याल से नई परख के दर्शक भारतीय राजनीति के इस पहलू से जो बहुत कम सामने लाया जाता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आपने जो बातें कही हैं ये एक साथ मुझे नहीं लगता ये पहले कही गई है। ये बिल्कुल नई बात, आप नई बातें कही हैं। अलग अलग टुकड़ों में ये बातें लोगों को पता है, लेकिन एक साथ एक दूसरे से गूंथ कर
एक 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 नैरेटिव के तौर पर, एक कहानी, एक राजनीतिक एक कथा के तौर पर ये लोगों के सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूंगा कि आप नई परख के दर्शकों के साथ बार बार जुड़ें और हम लोगों की भी मदद करें, ताकि ये जो मंच है, ये मंच थोड़ा और ज्यादा प्रतिष्ठित हो। पिछले 1 महीने से हम लोगों को बहुत अच्छी अनुक्रिया मिली है। करीबन 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर नई परख के साथ 1 महीने के अंदर जुड़े हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। जब राजनीति में एक मंदी का समय चल रहा था, तो लोग नई परख को प्राथमिकता दे रहे थे। और ये इस बात को बताते हुए मुझे बहुत खुशी है। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आज जुड़े इसके लिए धन्यवाद, और आगे जुड़ेंगे उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, तभी आप मुझे बुलाएंगे, मौका होगा मैं जरूर आऊंगा। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।